सुधांशु जी, मजा आ गया आपसे मिलके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठ, आइए 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 आइए। नमस्कार, आइए आइए। और माननीय मंत्री जी बैठिए। आइए। हमारे दो सीनियर हैं? प्रवक्ता हम लोग बड़ा सीखता है। आइए आइए। नहीं नहीं, आइए आइए। आपसे तो मिलके वाकई अच्छा लगा। आइए। लंबे समय के उपरांत हाँ। आपके साथ। लेकिन आपने वजन ठीक अपना किया हुआ। राजनीतिक वजन घटाया और स्वास्थ्य का वजन ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया, घटाया। बहुत अच्छा। देखिए, आइए आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है। आइए। अब कोई है नहीं तो आप क्यों तो शुरू होना चाहिए। हो रही है? जहाँ मुख्य विपक्षी दल गायब है। हाँ, मुख्य विपक्षी दल है, कोई होगा तो कोई ना कोई तो होगा ही। अच्छा, नमस्कार। तनुज भुनिया, बाराबंकी। आइए आइए आइए। आइए। हाँ, आइए। इसमें व्हाइट ज्यादा चमकता है। हैं? नहीं, मेरा भी ठीक ही लग रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम अलग है। आप स्मार्ट हो। अरे आपसे कहाँ, वो देखो स्मार्ट, देखो आ गए। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए क्या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? आप ही बोलिए। सुधांशु जी, आप ही शुरू आप करें। बोलिए, आप। मुझे लगता है कि हम सब लोग राजनीतिक दलों से हैं, तो सबसे पहले शुरुआत विनोद जी करें पत्रकार के रूप में। चलिए, मैं ही कर लेता फिर हूँ। हम लोग राजनीतिक दल बाद में बोलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है गुजरात के बाद। और डबल इंजन जिसको हम कहते हैं, जो भाजपा की भाषा में, मोदी जी और योगी जी दोनों उत्तर प्रदेश से आते रहे। तो इसलिए जब चुनाव हो रहे थे तो हम सब लोगों को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के लिए कोई चुनौती है ही नहीं। हालांकि बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लगा कि चुनौती है, लेकिन इतना नीचे चली जाएगी भाजपा, 33 सीट पे आ जाएगी, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे भी लग रहा था शायद 45-50 सीट, 55 सीट तक तो बीजेपी रहेगी, लेकिन 33 सीट का जो है मुझे लगता है बहुत। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये मीमांसा तो भाजपा में हो ही रही है, पार्टी के अंदर रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा ये ठीक नहीं है कि खाली योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार है। मुझे लगता है इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार है, जिनका विश्लेषण पार्टी को करना चाहिए। जी बोलिए। देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली, परंतु आज भी यदि आप देखें तो मत प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी नंबर 1 की पार्टी। हमें 42% मत मिले, जो कि पूर्व में हमें नहीं मिला करते थे। हाँ, सीटें हमें अपेक्षित नहीं मिली हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा विविधतापूर्ण राज्य है कि यदि ये राज्य की बजाय देश होता तो दुनिया में सिर्फ 7 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो इसमें अपेक्षित परिणाम न मिलने का निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब व्यापक विश्लेषण करने के बाद समीक्षा हो। पार्टी वो कर रही है, जैसा आपने कहा, किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 1 या 2 कारणों के आधार के ऊपर इसका निर्धारण नहीं हो सकता। पार्टी यह कार्य कर रही है और व्यवस्थित ढंग से हम इस विषय के ऊपर निर्णय लेकर आगे अपनी रणनीति तय करें। बोलिए, आप बोलिए। मेरा मानना है कि जो चुनाव में विपक्षी को जो आंशिक सफलता मिली है, उसमें ढेर सारे कारण इकट्ठे किए गए हैं। जो नैरेटिव सेट करके, नैरेटिव एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत आसानी से उसे काउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसमें बहुत कारण है। चुनाव आयोग भी का भी कारण है कि नैरेटिव के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, क्योंकि सरकार उस समय नहीं होती है, फर्जी वीडियो जो भी वन है।
बहुत ऐसे कारण रहे हैं कि जिसे किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये व्यापक, जिस तरीके से हमारे साथी ने कहा, एक व्यापक चर्चा हुआ, व्यापक उसके लिए हम लोग मतलब बातचीत जारी हो रही है कि उसके अनुसार जो जो कमियां हैं उसे दूर किया जाता है। किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि चुनाव है, विषय है, एक लंबा प्रदेश है, उसमें कई कारण इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा है। आगे उसका मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हो गई। वो जनता की बात नहीं करती है, उसे अपनी सत्ता में कैसे बने रहना है, कैसे जाति धर्म की राजनीति करनी, इसमें वो व्यस्त रही। अगर जनता की बात करती, जनता के मुद्दों पे बात करती, जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसकी केयर ही नहीं की। हम लोग लगातार उठाते रहे कि भाई जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, जनता जूझ रही है, लेकिन उनको इसकी चिंता ही नहीं। हमने कहा पर्चा लीक हो रहा है, उसकी भी उनको चिंता नहीं थी। भाई इनके आपस में जो जिस तरह का अधिकारी हावी हो गए हैं, इनके ही एक विधायक जी कह रहे थे भैया हमें उनके पैर छूने पड़ते हैं अधिकारियों के काम लेने के लिए। जब विधायक को अधिकारी के पैर छूने पड़ेंगे, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, पूरा भ्रष्टाचार जमीन से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, तो आप कहां से जीतेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इससे जनता से दूर चली गई और असली मुद्दों पे नहीं है, इसलिए उसको हार का मुंह देखना पड़ा। मेरा आपसे बिल्कुल सही बात आपने कही कि जनता के मुद्दों से दूर होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जनता के मुद्दे जो थे, पुराने मुद्दे आपके चलते आए, लेकिन जो है जनता के मुद्दे सामने नहीं आए। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जब 2014 हो गया, 2019 हो गया, 2017 भी हो गया, बीच में 2022 भी हुआ, तो इसमें जो है लगातार एक जो है स्टोरी बनाई गई कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा गया। जब जीते, लगातार आप जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बहुत जीती है, लेकिन हमेशा कहा गया है कि मोदी जी जीत गए। आज जब आपका वोट परसेंटेज कम हुआ है, आज जब आपका वो सीटें कम आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कमी आई है वो भी मोदी जी के सर पे आनी चाहिए ना। जब जीत का श्रेय आप ले रहे हैं, आप जब जीत का पूरा कह रहे हैं कि हमारी वजह से जीते हैं, तो हार का भी जो कमी आई है उसका भी आपके सर पे जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस पूरे चुनाव को दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं, क्योंकि देश के अंदर विविधताओं भरा ये देश है और चुनाव संभावनाओं को खेल हुआ करता है। और जब कोई भी सरकार एक लंबे समय तक राज या शासन में रहती है तो उससे उम्मीदें भी बहुत रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रांतों की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वहां पर 10 वर्ष लगभग ये सरकार रही और जैसा हमने देखा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है और इसके साथ साथ जनता की अपेक्षाएं भी बहुत थी। किसानों को अपेक्षाएं थी, नौजवानों को, जो बेरोजगार नौजवान थे उनको अपेक्षाएं थी, महिलाओं को भी अपेक्षाएं थी। ऐसी तमाम तरह की अपेक्षाओं पर ये सही है कि वो खरी नहीं उतरी, पर ये मान लेना कि केवल एक ही व्यक्ति के कारण ये चुनाव हार गई या सीटें कम आई, ये मैं अनुचित समझता हूं। इसको व्यापक ढंग से समझने की आवश्यकता है। देखिए, मेरा इसमें यह कहना है कि जब हम चुनाव को देख रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि मोदी जी की वजह से विषय डाउन हुआ, तो कोई कह रहा है योगी जी के विषय, मैं तो कह रहा हूं पहले इस चुनाव का वास्तविक विश्लेषण करिए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव नहीं था। आज बताइए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हम तीसरी बार सरकार बना के भी ये माना जा रहा है कि हमें वांछित सफलता नहीं मिली और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच करने वालों को माना जा रहा है कि उन्हें सफलता मिली। अब आप पूरे देश को देखिए, हमने उड़ीसा में सरकार बनाई पहली बार अपने दम पर, और हमारे कांग्रेस के मित्र भूल ही गए कि नवीन पटनायक से पहले वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था गिरधर गोमांग। उन्होंने मान लिया कि वो तो गया। पश्चिम बंगाल में हमें उतनी सफलता नहीं मिली, मगर लेफ्ट और कांग्रेस साफ, वो भूल ही गए कि हमारा कभी यहां पे सरकार भी हुआ करती थी लेफ्ट की 2011 से पहले। अरुणाचल, त्रिपुरा, असम में 2-2 बार हम जीत के आए। अब दक्षिण भारत का विषय आपको ध्यान होगा बहुत था, चुनाव से पहले कांग्रेस करी थी, दक्षिण भारत में भाजपा नहीं। आज दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा सीट भी हमारी, कांग्रेस से ज्यादा वोट भी हमारा। और आप समझिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 9.3% वोट मिला और इतनी प्रसन्नता है, बड़ा कमाल कर दिया। तमिलनाडु में भाजपा को 11.5% वोट मिला है, कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है। तो मोदी जी के नेतृत्व में एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग के बचपन में आप लोगों को ध्यान होगा, कांग्रेस एक नारा देती थी,
सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। आज 21वीं सदी में वो नारा हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने दिखाया कि सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। और संजय जी ने जो बात कही, एक लाइन उसमें कहना चाहूंगा, नैरेटिव होता है, विपक्ष का प्रयास था भ्रम और भय, हमारा था विकास और विश्वास, क्योंकि ये भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब किसी 7 समुंदर पार बैठे धन कुबेर ने, मैं जॉर्ज सोरेस का नाम ले रहा हूं, जिसने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। तो मानी हुई बात, और ये भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव है, किसी विदेश के अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशियन गवर्नमेंट ने बाकायदा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो वो किस स्तर पे हुआ होगा, ये मैं दर्शकों के विवेक। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज इसमें ऐड करना, हस्तक्षेप हो रहा है, सरकार तो आपकी। सुधांशु जी, जो विदेशी हस्तक्षेप की बात आप कर रहे हैं, तब तो सरकार आपकी बन गई है। क्या इस विदेशी हस्तक्षेप की आप जांच कराएंगे? और जांच करा के जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, अगर ऐसा है तो सरकार जांच कराए और जांच कराने के बाद कार्रवाई करे जो विदेशी हस्तक्षेप के साथ काम जिन्होंने काम किया है। और सुरोस पर भी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आप सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, गंभीर मुद्दा चाहिए, बहुत गंभीर। नहीं, विषय की गंभीरता इतनी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, करना चाहूंगा अनुराग जी, हाँ बोलिए कि देखिए, जब जो शासन में होता है वो ये जरूर, जब इंदिरा गांधी थी तो हर चीज पे कहती थी कि इसमें विदेशी हाथ है। जब भी कुछ भी हो, पड़ोसी देश का हाथ है, विदेशियों का हाथ है, तो ये एक इस तरह से इसको हल्के से हटाया नहीं जा सकता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इस देश के अंदर कुछ बड़े समाज, उन लोगों का वोट खिसका, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी खिसका, और कुछ भारतीय जनता पार्टी का ये जो 400 पार का जो नारा था, इनको बहुत भारी पड़ा। इसमें इनको अंदर एक ऐसा लगा कि कुछ ये ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के संविधान में परिवर्तन लाएगा। और मैं दलित शोषित समाज के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में चलाया गया कि मायावती जी इस पूरे चुनाव से बाहर हैं। उसके बावजूद भी लगभग 10% उनको वोट मिला उत्तर प्रदेश में। उनको अभी भी औसतन 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख वोट हर पार्लियामेंट्री सीट पे मिला है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये चुनाव संभावनाओं का खेल है, विदेशी हाथ में नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आंतरिक तौर पर जब सरकार कुछ मोर्चे पे विफल होती है तो लोगों का गुस्सा आता है और वो चुनाव में देखिए, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा विदेशी हाथ है, विदेशी हाथ का तो देखो सरकार आपकी है, आप पता लगा के बता दीजिएगा। विदेशी हाथ तो हमें नहीं पता था कि नहीं था, लेकिन देशी जनता का हाथ जरूर था आपको हराने में, क्योंकि उन्होंने आपको हराया है। उन्होंने वोट आपके खिलाफ इसलिए दिया है क्योंकि आपने उनके मुद्दों पे ना जाके, जैसे आपने धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, तो आपने धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया, आपने अयोध्या को लेकर हाईलाइट करने की कोशिश की। प्रभु राम तो सबके थे, कण-कण में थे, तो वो अयोध्या में भी आप हारे। आप क्यों हारे अयोध्या में? क्योंकि आप अयोध्या में बात तो कर रहे हो प्रभु राम की, लेकिन उनके आचरण को और उनके आचरण को आप नहीं अपना रहे। उनके आचरण को आप अपनाते, जैसे अभी हमारे बगल में आपके सहयोगी दल हैं, यही कह रहे हैं अगर बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? भाई, आप किसी व्यक्ति पे, आप किसी का घर गिरा दोगे और फिर जब उनसे आप वोट लेते हो तो कहते हो, आप हाथ जोड़ते हो, वोट दे दो मुझे, तब तो वोट वैध होता है। लेकिन वोट मिलने के बाद अब जब आपकी सरकार बन गई तो आप उनको अवैध बताने लगे कि अवैध हो गए इनकी कॉलोनी। तो वो जो मुद्दे थे जनता के, वो मुद्दों ने जनता की विश्वास को आप जीत नहीं पाए। जनता के साथ जितना आपने झूठ बोला, आपने कहा हम आएंगे तो अच्छे दिन ले आएंगे, हम आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी, हम आएंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा, तो ये जो आपने झूठा वादा किया उसकी सजा आपको मिली है। बजाय इधर उधर की बात करने से अच्छा है हमारे साथी जो आपके गठबंधन के साथी हैं ये अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे। ये बताएंगे आप, ये अच्छी तरह बताएंगे अभी, क्योंकि जो असली मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने से। फिर भी मैं बीजेपी से कहूंगा, अभी भी मुद्दों पर बात कीजिए। आप मुद्दों पे बात नहीं करते हो, आप विदेशी ताकत है, तो आपने सही बोला, पकड़ के जेल में डाल दीजिए। देखिए, एक बात जो सही बात है, एक जैसे बात आप कर रहे थे, बिल्डिंग गिराई है, घर गिराए हैं लोगों के, लखनऊ की बात है, यूपी की चर्चा हो रही है। कल ही मैं था वहाँ पे, पंतनगर, अबरार नगर, अकबर नगर गया था, सैकड़ों घर गिरा दिए गए, कहा कि अवैध है, ठीक है आपने किए हैं, उसको हटाया है। अब जो है जनता का आक्रोश आया, उत्तर प्रदेश में आपकी सीट कम हुई है, दिख रहा है कि आगे बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की नहीं। उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिर रहा है, दिख रहा है। तो जहां जहां लाल निशान लगाए हुए थे, कल वहीं था मैं, लाल निशान लगाए हैं घर पे कि ये गिरेगा, 12 मीटर पीछे जाएगा। अब वो सारा
ऑर्डर हो गया कि अब उसको रोक दिया जाए, अब नहीं गिरेंगे घर। तो ये एक तरफ से जनता की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट गया था उसको अपील करने का प्रयास अब हो रहा है वहां पे। वो दिख रहा है सीधे सीधे कि जनता नाराज है, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे घर की बात हो, ये सारे मुद्दे जो जनता के हैं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें दोनों बातें विरोधाभासी हो गई। एक तरफ कहा गया कि वो वोट हमारे वोटर हमारे थे, फिर भी वहां बुलडोजर चल रहा था। दूसरी तरफ कहा गया हमारे खिलाफ वोट गया, इसलिए जनता नहीं, बाकी जनता वो एक देख रही है, प्रशासनिक आधार के ऊपर गलती थी जिसको सरकार ने फाइंड आउट किया और उसको रेक्टिफाई किया, इतनी सी बात है। हाँ, जो आपने बात कही महोदय, मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले थे। मैंने कहा दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और 2 फैक्ट और बोले दे रहा हूं। कोई चुनाव ऐसा बताइएगा जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा हो कि बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद चाहे जो कर लेंगे। फवाद चौधरी ने बोला ना, और फिर राहुल गांधी की तारीफ की राहुल साहब, और फिर ये बोला जवाहरलाल नेहरू तक की तारीफ की। कांग्रेस में किसी ने नहीं बोला कि आपसे क्या मतलब है हमारे अंदरूनी मामले में। दूसरा तीसरा फैक्ट, शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे हैं, डेली स्टार अखबार का नाम है, और आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। अरे भाई, चुनाव भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो। और अब इसका 5वां फैक्ट, ये दर्शक अपने आप कनेक्ट करें, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई है? धुबरी विधान लोकसभा असम की। कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, और ये धुबरी वो क्षेत्र है जिसे असम में जन सामान्य की प्रचलित भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अब आप समझिए, वहां के अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा, सबसे बड़ा चेंज हुआ है। और AIUDF के बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए, यानी जो वोट AIUDF का था वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। आप सोचिए, इन 5 चीजों पे यदि कोई व्यक्ति विचार न करे तो ये विचार, हाँ, जहां तक आपने जांच, इन्वेस्टिगेटिंग, वो चीज अपनी जगह एजेंसी काम करेगी, परंतु मैं तो राजनीतिक उत्तर पूछ रहा हूं। क्या इसमें दिख नहीं रहा है? बहुत साफ दिख रहा है। निषाद जी कुछ कह रहे हैं। निषाद जी कुछ कह रहे हैं, एक बार जो इन्होंने आपने कहा जांच होनी चाहिए, तो उस पर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया का प्लेटफार्म तो विदेशी प्लेटफार्म है। कि तय है कि कोई भी आदमी फ्रॉड करेगा तो उसे ब्रेक लग जाना चाहिए। जहां प्रधानमंत्री का बयान जो पार्लियामेंट का था, वो 2.5-3 मिनट का बयान था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ना था, कि वो उन्होंने पत्र लिखा था सभी राज्य सरकारों को कि हम मतलब आरक्षण के पक्षधर नहीं है और नौकरी में तो और नहीं है। आगे काट के पीछे काट कर उसको नैरेटिव बनाया गया। तो आखिर इसका क्या कहा जाए कि उसको नहीं रोकना। प्रधानमंत्री जैसे लोगों की, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुसलमानों का आरक्षण, मैं आऊंगा आरक्षण खत्म कर दूंगा, आगे पीछे काट के चलाया। आखिर ये विदेशी मीडिया प्लेटफार्म है, तो उसमें तो चुनाव आयोग को भी एक्शन नहीं लिया, तो हम तो कहेंगे ना चुनाव आयोग भी एक फैक्टर है कि जो एक्शन नहीं लिया। कहा कि कोई झूठ नहीं बोलेगा, रेवड़ी नहीं बांटेगा, ऐसा नहीं होगा। हमें तो सरकार में आना था, इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। जिसे आना ही नहीं था तो उसे तो पूरा लिस्ट थी। तो आखिर कितना, 8,500 रुपया, फिर 1 लाख रुपया, ये कहाँ सोए थे भाई? सरकार तो उस समय 0 हो जाती है जब मतलब चुनाव 1 लाख चुनाव घोषणा करेंगे अगर सरकार में आएंगे। अब मैं एक बात, अब आपने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान में तो मोदी जी की बहुत तारीफ होती है। उसका क्या, उसका मतलब क्या मोदी जी को हम दोषी ठहराते हैं? बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्री ने तारीफ की। अरे हमेशा तारीफ होती है। मोदी, इमरान ने तारीफ की, इमरान खान ने तारीफ, मोदी जी, इमरान खान जी ने इमरान खान फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले, जो उन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा इमरान खान ने मोदी की तारीफ तो देखिए, तारीफ तो विदेश नेता पाकिस्तान से हमारा देश थोड़ी चलता है। पाकिस्तान में कौन किसकी तारीफ करता है, उससे मेरा देश चलेगा क्या? पाकिस्तान से क्या लेना देना? नहीं चाहिए था, हमारे बारे में सरकार बोलते। दूसरी बात ये है कि जो अब जैसे संजय जी का 1 लाख, अरे भाई ये तो घोषणाएं हैं, चुनाव घोषणा पत्र में हर पार्टी करती है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? उन्होंने कहा था 75 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक साल, ये नहीं दिया ना। कोई सोशल मीडिया की जहां तक बात है, यही सोशल मीडिया जब सरकार के पक्ष में काम करता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। जब वो विपक्ष का तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसे बहुत सारी बातें, राहुल गांधी की यही शिकायत है, काट के अपने सोशल मीडिया देख। एक बात जो इन्होंने कहा, देखिए अब चुनाव समाप्त हो गया, उन्होंने कहा 1 लाख रुपए देंगे। अब तो चुनाव समाप्त हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, भारत में कितने परिवार हैं? 29 करोड़। तो उसका जवाब इनसे लीजिए। अब सुनिए, मैं तो भारत का रेवेन्यू बजट कितना है? 32 लाख करोड़। आप 29 लाख करोड़ कह रहे हैं हम बांट देंगे। और मैं कह रहा हूं, करिए ना, हम हवा में नहीं कह रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, अब 4 जून रात खटाखट 8,500 दीजिए जहां राज्य सरकार है।
अरे कहोगे राज्य सरकार में पैसा नहीं, 6,000 दीजिए। अब आप नहीं कहेंगे साहब हम तो जब केंद्र में आएगा तब देंगे। चलो हमने मान लिया, आप कहेंगे उसमें पैसे की कमी है तो जातिगत जनगणना कराइए ना। कौन रोक रहा है हिमाचल में करवाने में? कौन रोक रहा पंजाब में करवाने में? कौन रोक रहा बंगाल में करवाने में? और कर्नाटक में करा रखा है, निकालो ना। ये कहना कुछ और करना कुछ और। इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रबुद्ध जनता को सोचना चाहिए। अच्छा एक बात कहूं विनोद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, कल के दिन को कहेगा हर आदमी को 1-1 लाख दे देंगे। भाई ये तो मैं खुद कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 15 लाख का वादा और आपने आप किया था। सोचिए, हर आदमी को देने का। उनसे फॉर्म भरवाया गया कि 4 जून के बाद आना। लखनऊ में वो लोग कार्यालय में पहुंच गई, बेंगलोर में कार्यालय में पहुंच गई। वो कम पढ़ी लिखी अशिक्षित महिलाएं, उनको लगा जैसे कोई स्कीम होती है ना कि फॉर्म भर दो और ये काम कर देना, 5 तारीख के बाद 8,500 रुपए पहुंच 15 लाख का गए। वादा आपने कर दिया 2014 में। हमारे एक बताइए ना, हमने कभी नहीं कहा कि अच्छा एक मिनट, अरे आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, वो क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आपने कहा था कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आ गए क्या? अपने टाइम पे कुछ याद नहीं रहता। दूसरा अगर कोई अपनी बात कहता है, बताइए क्या था कि नहीं, बताइए यहाँ क्या था कि नहीं। सवाल ये उठता है कि आप झूठ जुमला करके आप सत्ता में आए थे, अब जनता समझ गई है, अब आप धीरे धीरे जाने वाले हैं। अब आप बौखलाइए मत। बीजेपी बौखला रही है कि उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट दीजिए। चलो मान लिया हम सत्ता में नहीं आए, हम नहीं मदद कर पाए किसी गरीब की, आप कर दीजिए मदद। अब मैं बता कर दीजिए। अब इसका जवाब देता हूं। जैसे हम जब विपक्ष में थे, हमने राज्य सरकारों में करके दिखाया, हमने गुजरात मॉडल दिखाया। हमारी सारी राज्य, मध्य प्रदेश की सरकार जब हम आए कृषि विकास दर 2.5% थी, 19.5% करके दिखाया। कर्नाटक की सरकार में पहली बार 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके दिखाया। हमारे यूपीए शासनकाल में सारे राज्य जो बीजेपी शासित थे 10% से ऊपर विकास दर थी। ग्रोथ रेट देखिए क्या थी, चाहे मध्य प्रदेश की और चाहे गुजरात की। भूजल का स्तर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बढ़ा के, राजस्थान और गुजरात में बढ़ा के दिखाया। भाई कुछ दिखाओ तो। अच्छा इनकी या सारा का सारा केवल, और अब क्या दिखा रहे हैं? अब देते सुनिए ये क्या दिखा रहे हैं। कर्नाटक का इनका मंत्री कहता है वो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है दक्षिण भारत से, तो हमें उत्तर से अलग हो जाना चाहिए। ये दिखा रहे हैं। देखिए बताइए, तमिलनाडु का मंत्री कहता है उत्तर भारत वालों के लिए वो कहना उचित नहीं लगता, हम तो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं। ये वाले तो यही काम करने के लिए आते हैं। तो तेलंगाना का मंत्री बिहार वालों के लिए ऐसा बोलता अरे है। विषयांतर कर रहे हैं पंडित जी। यूपी में बात हो रही है, यूपी की बात हो रही है। आप तमिलनाडु के आप 33 सीटें लाए हैं, 33 सीटें लाए हैं, 37 सीटें आई हमारी। और मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कह रहा हूं, चुनाव के भी संदर्भ में मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है ये दीर्घकालीन राजनीति के लिए ठीक नहीं होती है। दीर्घकालीन राजनीति के लिए इसलिए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ठीक नहीं होती है कि क्योंकि जो आज विपक्ष में है कल सत्ता पक्ष में हो सकता है, जो आज सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में बैठेगा। तो अगर आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करिएगा तो फिर धीरे धीरे जनता का विश्वास आपकी जो तमाम तरह की प्रोमिसेस होती हैं उनसे हटता चला जाएगा और आप इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के अंदर जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए हमें पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स से बचना चाहिए और जो हम कर सकते हैं उतने ही हमें वादे करने चाहिए। जो भदौरिया जी ने कहा इसमें एक लाइन बोल दूं, फिर आप बोल लीजिएगा। यही होता है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि 6,000 रुपए हम देंगे शुरू में। अब जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज में 650 भी, तब हमने कहा 12,000 देंगे। जो आपने कहा ना भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब आइए उत्तर प्रदेश में, मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से बड़ा गौर फरमाइएगा। कन्नौज से अखिलेश यादव अपने घर और गढ़ से 1,72,000 से जीते हैं। अच्छा। और अमेठी से राहुल गांधी 3,90,000 से जीते हैं। रायबरेली से। अच्छा रायबरेली से। और वहां विधायक कांग्रेस के नहीं, जिला पंचायत कांग्रेस की नहीं, नगर पालिका कांग्रेस के नहीं, कारपोरेटर कांग्रेस के नहीं। इसके बावजूद इसका मतलब साफ कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ और कांग्रेस का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ या था ही नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूं अब उत्तर प्रदेश इनकी चिंता ये है कि वोट सपा से कांग्रेस में गया कि कांग्रेस का सपा में आया। ये चिंता नहीं कि 33 पे आ गए। अरे भैया आप हारे हैं, आप वो चिंता कीजिए आप क्यों हारे। अरे वोट ट्रांसफर कहीं किसी का नहीं हुआ, जनता ने आपके खिलाफ वोट दिया है। वहां पहले भी इतने वोट थे, वो हमेशा जीतते रहे हैं। रायबरेली अमेठी हमेशा कांग्रेस जीती है और हम लोग हमेशा से अपनी सीटों को जीतते रहे। कभी एक आध बार
बार धोखा हुआ है। आपकी फुल फ्लेज सत्ता चल रही है, वहां पे डबल इंजन चल रहा है, और डबल इंजन तो जरूरी है, इंजन आपस में तो टकरा ही रहा था। अब तो मजेदार बात है, डब्बे भी टकराने लग गए। मतलब खानदानी सीट पे राहुल बड़े हो गए ना अखिलेश। बड़े छोटे की बात नहीं है यहाँ पे, देखिए आप लड़ाई तो मोदी जी उनसे भी आपको छोटे कुछ हो नहीं गए। मिला, सुनिए कुछ नहीं मिला, डिवाइड एंड रूल पे आ गए लास्ट में, वो जो इनका फॉर्मूला है। पौने मनोज 5 लाख पांडे को वोट ले से गए पिछली बार थे। जीते हाँ, थे देखो मोदी जी। और सबको ले गए थे तोड़ मनोज के। पांडे को ले गए, सबको- दिनेश सिंह को ले गए, सबको ले रायबरेली गए, में उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सब कांग्रेस से तो गए, वही तो वो कह सपा से गए मनोज पांडे। सपा से गए। अभी तो मैं कह रहा हूँ सपा का ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर अरे हुआ? कहाँ कांग्रेस तो ट्रांसफर 1,72,000 पे ही रह गए। आपके साथ गए, आपके आपके साथ गए थे ना, मनोज पांडे तो आपके साथ गए थे। आप आपको लेके ट्रांसफर गए कैसे थे? किया था 5 लाख उनको? से जीते थे मोदी जी, हाँ। तो बनारस की सीटें हाँ। पौने 5 ये लाख वो से भूल जीते गए थे। और अगर आप 2019 के रिजल्ट में ही कांग्रेस और सपा का वोट भी अगर जोड़ दें तो भी नहीं हुआ, तो भी वो 4 लाख नहीं पहुंच इसको रहा है। हारा ही माना जाएगा ना। 4 लाख नहीं पहुंच रहा है, और इस बार जो है इतनी भारी हुआ अरे 1.5 वहाँ लाख की छोड़ से। दीजिए, केवल लखनऊ में 1.5 लाख इससे से। पूछ लीजिए, लखनऊ में जो लखनऊ परंपरागत 75,000 बीजेपी की सीट रही है, अरे ये वहाँ बताइए- हमें 5 लाख करीब वोट मिला समाजवादी सुधांशु पार्टी जी को। बताइए, आपने सोचिए विश्लेषण किया होगा उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर मंडल में सारी सीटें बीजेपी जीत रही है, बनारस मंडल में क्यों हार रही है? इसके मतलब योगी मतलब- जी के क्षेत्र में हाँ, जीत रहे। आप सब जीत रहे हैं, एक बलिया छोड़ करके, और इधर जो बनारस मंडल में एक मिर्जापुर छोड़ करके बाकी सारी आप हार रहे। और मोदी जी जीत गए, वो अलग बात है, वो तो कम वोट से जीते। मतलब ये क्या है, इसके पीछे कुछ विश्लेषण किया पार्टी ने? मैं तो आपसे कह रहा हूँ हमारी पार्टी तो व्यापक विश्लेषण कर रही है, नहीं, पर मैं तो व्यापकता ये के कह थोड़ा रहा हम हूँ लोगों को भी ज्ञानवर्धन ना कीजिए। कि अपनी खानदानी सीट पे कम वोट से फिर उधर जीतना चले गए आप। और अब राहुल आप- का अलग अब वोट से आप- जीतना। आप- अब मैं अपना बता रहा हूँ हाँ सुनिए। अपना, अच्छा हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारी तो कार्य समिति भी हुई, हाँ। उसमें सब विचार भी हुआ, और अभी भी मंत्रणा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्तर तक पूरी तरह चल रही है। तो हम जीत और हार हर परिस्थिति में व्यापक विश्लेषण करते हैं। 2004 और 9 में आपको शिमला चिंतन बैठक याद होगी, और 14 में जीतने के बाद भी हमने विश्लेषण किया था। मैं आपको एक घटना अपना पर्सनल बताता हूँ। 14 में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद 3 महीने तक राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, 3 महीने बाद अमित शाह जी बने थे। राजनाथ जी ने मुझे खुद बताया कि जब जीतने के बाद मोदी जी से पहली मुलाकात हुई, पहली मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, तो भाई होता क्या रहे, भाई इतनी बड़ी जीत मिल गई, स्पष्ट बहुमत मिल गया, खुशी की बात। उन्होंने कहा मोदी जी तो गजब है। पहली मीटिंग में जानते क्या विश्लेषण हो रहा था कि 2014 की जीत के बाद कि 19 में हम कहां से अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, और फोकस एरिया था बंगाल और उड़ीसा, और उसमें हमें कैसे काम और मेहनत करना। और देखिए 10 साल में उड़ीसा में सरकार बना ली। ये होता है, हम करते हैं, हमने जहां हमारी कमजोरी रही, जहां हमारी नहीं, गलती उसके लिए रही, भारत- वो भी हम विश्लेषण वो तो आपकी करेंगे, वहां विशेषता हमारा है। देखिए स्थिति भारतीय होगा, जनता हम पार्टी करेंगे। के लिए हम सबका देखिए- मानना है देखिए कि मेरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक चुनाव जीतने ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बीजेपी से इतर ये बैठे हुए सुनील जी, इनकी पार्टी का कांशीराम जी जब 1993 में सपा बसपा की सरकार बन रही थी, तो आंध्र प्रदेश डिस्कस कर रहे थे अपने कमरे में बैठ करके कि अगला चुनाव विधानसभा का 6 महीने वहां होना है। तो जो बड़े नेता होते हैं वो इस तरह के भविष्य का सोचते ही हैं। मैं खाली ये पूछ रहा था आपसे कि इसका विश्लेषण जो हुआ कार्य समिति में, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा वही कि मैं संगठन बोलने वाला सरकार था। से बड़ा है, हाँ। तो इसकी क्या ध्वनि क्या है? नहीं, एक और उस समय जब आपके मुख्यमंत्री वहां बैठक कर रहे हैं कि भाई 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, आपका डिप्टी सीएम दिल्ली का चक्कर काट रहा है, आपका अध्यक्ष दिल्ली का चक्कर काट रहा है, और आप कह रहे हो मेरा संगठन बहुत मजबूत है और सरकार बहुत मजबूत है, तो बताइए फिर वहां तो फैसले हो गए। इन्होंने 3 मंत्री अपॉइंट कर दिए, 10 विधानसभा के चित्र बताएंगे, और इनके अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दिल्ली का चक्कर काट रहे हैं। तो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन है नहीं। आप कोई अपने नाम के आगे दौड़ रहा है, जल्दी जल्दी डिप्टी हटाओ, मेरे नाम के आगे डिप्टी हटाओ। सत्ता के चक्कर में आप लोग, आपकी वहां खटपट चल रही है, और आप कह रहे हो जनता की, इसलिए आप सत्ता के नशे में, आप पावर के नशे में जनता को भूल गए हैं। इतनी मुसीबत से बाढ़ में जनता जूझ रही है, एक चर्चा नहीं, एक बात नहीं। और यहाँ चर्चा किस पे हो रही है कि अब आप देखिए सत्ता जाने वाली है, मुख्यमंत्री बदलने वाले, नहीं बदलने वाले। आप जनता को सिर्फ कंफ्यूजन में रखते हैं, और जनता की जो सोच है उसको आप चाहते हो कि जनता हमारे हिसाब से सोचे। जनता आपके हिसाब से नहीं सोचेगी, जनता तो अपने हिसाब से सोचेगी और अपने फायदे की सोचेगी, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है जिसका आप नहीं लेकिन एक सवाल संजय जी से होना चाहिए। संजय जी एक सवाल आपका उसी में बोल दीजिए कि आप बीजेपी के साथ थे, हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बीच में, और माना यह जा रहा था कि आप और राजभर जी और अनुप्रिया पटेल ये बीजेपी में वोट ऐड करेंगे, निषाद समुदाय का वोट, राजभर समुदाय का वोट, पटेल समुदाय का वोट। वो उल्टा गया कि आपके बेटे भी चुनाव हार गए और ओम प्रकाश जी के बेटे भी हार गए चुनाव, और अनुप्रिया जी का भी एक कैंडिडेट हार गया, वो जीती, बड़े कम उतने अंतर से नहीं जीती। तो आप लोग क्यों नहीं बीजेपी की मदद कर पाए, जिसके लिए बीजेपी ने आपको इतना आगे बढ़ाया, अपने साथ रखा अपने गठबंधन में? देखिए, ये कहना कि हम बेटा चुनाव हार गया तो मेरा समाज वोट नहीं दिया है,
हमेशा कमियां थी तभी हम हारे हैं, कुछ न कुछ गलतियां थी तभी हारे हैं। उसका एक भाई जीत या सीख, नहीं जीत मिली तो सीख मिली है। कौन सी कमियां? मैं जहां हारा हूं 533 बूथ हैं पूरे उस चारों विधानसभा में। अब 535 बूथ में से हम 525 बूथ जीते हैं, 5-7 बूथ हारे हैं निषादों के। हम दूसरी जातियों के वोट को ट्रांसफर कराने में, जो मैंने कहा कि जो स्थितियां बनी हैं, पहले से बात है कि अभी आप 2021 में हमारे यहाँ आप सोच सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश चल रहा है कि 2021 में जिला पंचायत का चुनाव था। जिला पंचायत सदस्य निषाद 2 जीते, वो हमारे गोरखपुर में जीत गए, प्रमाण पत्र जिले पर मिल रहा था और उसे जीते हुए प्रत्याशी को एक अधिकारी ने हरा के अपने संवर्गी को, सपा का संवर्गी था, उसे जो प्रमाण पत्र जारी कर दिया और चुनाव आयोग को साइड पर डाल दिया। फिर हंगामा हुआ, फिर जांच हुआ तो मिला। ऐसे ढेर सारे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जो पुरानी सरकारों के मंशा के अनुरूप काम करे। जनता के मंशा, चुनाव आयोग है ना, चुनाव ईमानदारी से कराइए, चुनाव सही से कराइए, चुनाव वोट मत खराब करिए। जिस तरीके 18% आबादी निषाद का है, मैं कह रहा हूँ कि जो कमियां, हारने की कमी तो एक तो बताना पड़ेगा ना। नहीं तो सीख क्या हुई? आपका सीखे? अरे सीखा क्या? आप देखिए ना, जैसे मैंने बुलडोजर पर बयान दिया तो आखिर आगे की चिन्हित कौन किया, कौन रेड लाइन लगाया, तो अधिकारी दोषी पाया जा रहा है ना। तो मैं कहें आपका अधिकारी दोषी पाया जा रहा है ना कि चिन्हित किया है आज के दिन में। तो कौन अधिकारी सस्पेंड हुआ? वही होगा ना, जब जो आएंगे उसमें, जो उनके जद में आए तुरंत सस्पेंड करना तो ये अन्याय है। जो उसके जद में आएगा वही होगा उसके लिए। सीख ये तो नहीं है। अच्छा बताइए, कितना समय लगता है? नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, महीनों से चल रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं, आप कह रहे हो कि अभी अधिकारी की गलती है। भाई रोज पेपर में आ रहा है, रोज हंगामा हो रहा है, समाजवादी पार्टी हम केवल आपके करीब आ रहे हैं, हम केवल करीब बैठे हुए, केवल अधिकारी की गलती नहीं दे रहा, ये भी एक वजह है। उसके बाद हम लोगों ने, भाई देखिए, हम जो उत्तर प्रदेश में रहा, लोगों ने लगभग चुनाव लड़ा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। जो नैरेटिव चलता रहा उसके हम अगेंस्ट गए नहीं कि ये गलत है उतर कर, क्योंकि जो डाउन लाइन के वोटर थे, जो दलित वोट, जो आरक्षण का सबसे ज्यादा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण का ज्यादा लाभ ले चुके थे, ऐसी जातियों में भय पैदा किया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो ये लाभ जो ले रहे हो नहीं मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि इस अधिकारी भी समाजवादी पार्टी के थे, पूरी जनता उत्तर प्रदेश समाजवादी के साथ थी, चुनाव आयोग समाजवादी के साथ था, बीजेपी के नेता समाजवादी के साथ थे, तो आपके साथ कौन था ये बताइए? नहीं है, लेकिन ये जो भी कुछ है, जो कुछ ऐसे लोग हैं, इनके साथ जानते कौन है? भैया, भाभी और भाभी 3 देवर। लो यही है। अब देखिए सवाल, वो भी उनको भी, अच्छा सुनो, वो भी लोग, एक लाइन, लोकतंत्र में जनता के वोट से लोग जीत के आते हैं। ये बोल के अपने आप को बचा लेना कि भैया वो जीत गए और उनके परिवार, अरे टिकट तो सबको मिलती है ना, जिसको जनता जिताती वो जीतता है। भाई आज मोदी जी कम हारते रह गए, आप लखनऊ हारते रह गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो जनता की बात है ना। मोदी जी 1,65,000 पे हारते रह गए और अखिलेश जी 1,72,000 पे कमाल कर दिए। हाँ तो वह है, अरे आप तो 7 लाख से जीत रहे थे, रिकॉर्ड मार्जिन करने वाले थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूँ। मैं यहाँ बैठे तमाम स्पीकर्स से पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वाकई हटाने की तैयारी हो रही है? देखिए इसका तो उत्तर जो है आप ही से लेना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यही बताएंगे क्या केजरीवाल जी अद्भुत ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। वो अपनी पार्टी में तो बता ना पाते कौन छोड़ के जा रहा है, मतलब जमाने से लेके आज तक कांग्रेस उनसे अलग होने जा रही है, चुनाव के बाद वो उनको पता नहीं लग पाया, मगर उन्हें पता होता है कि सीबीआई में मेरे खिलाफ ये केस होने जा रहा है, वहां पर मुझे अधिकारियों ने बताया ईडी वाले ये आने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, देश की जनता देख चुकी है। क्योंकि इधर उनके बारे में ये कहा जा रहा, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहता हूं, कहा गया उनका वजन हल्का हो रहा है। वो हकीकत में क्या है कि वजन नहीं, उनका किरदार हल्का हो रहा है।
हर पार्टी के व्यक्ति को अपने पार्टी के बारे में पता रहता है। दूसरे के पार्टी के बारे में कुछ कहना, ये है दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होता। उस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अपने बारे में तो बता ही नहीं पाएंगे। हम जेल जाने वाले हैं, हमारे खिलाफ इतना जांच होने वाला है। इसमें एक चीज, एक बात तो तय है, मुख्यमंत्री बदले या ना बदले, लेकिन इनकी सरकार जरूर बदलने जा रही है, ये तय मानिए आप। भाजपा की एक खास बात है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है, कोर्स करेक्शन करती है, और जिस तरह से वहां मंथन चिंतन हो रहा है वो कहीं न कहीं 2027 में कहीं आपके लिए मुश्किल न बना दे। चिंतन करने की जरूरत आपको है। यहाँ पे जो है यहाँ अब कुछ ना कुछ बात तो सही होगी एआई ने जो पूछा है, नहीं तो अब आज हम यहाँ बैठे ही ना होते यूपी की चर्चा करने के लिए। कुछ तो कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है। तभी मौर्य जी जो है मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अध्यक्ष जी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अपने उस नैरेटिव को पर्दे में रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो विकास का गति रहा है, आप पिछले 6 साल पहले देखें, आज के दिन में देखें, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि विपक्ष के पास बयानबाजी इसी तरीके से ऐसा बोलो कि लोग, जनता उनका ध्यान भटका रहे, और जो प्रदेश उनके में और उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में जो कंपैरिजन होना चाहिए वो नहीं हुआ। चूंकि हम लोग खुद ही पहले भी देखे, आज भी देख रहे, जनता भी देख रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है, कोरोना में पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कितनी गरीबी है, और गरीबी तो एक दिन में होता नहीं। एक 70 साल से पिछली सरकारों ने क्या रखा था। समस्या ये है, मैं कह रहा हूँ आज के दिन आप धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की समस्या ये है कि 10 साल की सरकार के बाद भी आप 70 साल के पीछे पड़े। दूसरी बात, एक पूरा हो जाए, अभी आपसे पूछेंगे तो सुधांशु जी के प्रवक्ता बीजेपी वाले कहेंगे 15 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी हम देश उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो चुका है, 30 लाख करोड़ होने वाला है। भैया 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ ऐसा बोलते हैं जैसे 15,000 20,000 की बात करते हो। कहाँ है, किधर है? रोड धंस रही है, मंदिर जैसे प्रभु के मंदिर में भी पानी टपकने लगा। सोचो आप, तो भ्रष्टाचार कहाँ तक व्याप्त है? तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कहाँ है, या ये भी डका लिए गए हैं? कम से कम पता तो चले। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव के तर्ज पर नहीं होगा, वो अलग इश्यूज पर होगा, अलग सिंबल्स होंगे उसके, और लोगों की अपेक्षाएं भी अलग होंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी एक चेहरा थे, दूसरी तरफ इंडिया एक अलायंस था, बाइपोलर इलेक्शन हो रहा था, तो इसलिए पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव इस तर्ज पर नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें कई चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री के भी कई चेहरे होंगे, और उस चेहरों में जो कई मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, सुन लीजिए, कई चेहरे होंगे। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी से ये परिणाम निकाल देना कि यह सुधीर जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री के चेहरों में आकाश आनंद होंगे या मायावती जी होंगी? देखिए, मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी, तो मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पहली बात तो ये है कि मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो एक विचारधारा है उसको मैं जरूर रख रहा हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी इस समय आकाश आनंद बहुत एक्टिव हैं, उनको जिम्मेदारियां मिली हैं देश के स्तर पर भी, और मैं समझता हूँ प्रदेश में भी एक्टिव रहेंगे। पर आज भी उत्तर प्रदेश की जनता में बहन मायावती जी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पॉपुलर चेहरा है, और वो रहेगा। लेकिन एक चीज मानिए ना, लेकिन 2022 में क्या हुआ? सुनिए, देखिए 22 में जो हुआ आपको भी मालूम है। अरे सुन, इनके यहाँ तो चुनाव, ये तो एक ही चेहरा पे लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने मुख्यमंत्री को हटा के एक ही चेहरा रखा था। उत्तर प्रदेश के वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तब भी तो ये पूछिए कि योगी जी चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में चेहरा हटा दिया था, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी चेहरा हटा रहे हैं आप? ये तो बता दीजिए, या फिर 4-5 मुख्यमंत्री के चेहरे लगाएंगे जैसा उन्होंने बताया। आपका चेहरा 2027 में कौन है मुख्यमंत्री का, बताइए। हम तो बताते हैं अखिलेश यादव जी हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं, आप बताइए कौन है? आपके तो 2027 नहीं, क्या हुआ? ये तो 2047 में अखिलेश जी रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कौन है? अरे हमारा तो चेहरा अभी है, जिनके होने के चांस है वो बताएं। मेरा तो हमारे है, तो योगी जी मेरा तो है, और अखिलेश यादव जी हैं डंके की चोट पे। अब एक ही लाइन में बता देता हूँ, 2027 का चुनाव, 22 का चुनाव भी इसी लाइन पे हुआ था। विपक्ष के लिए क्या होगा? बहुत है जोगी मठ उजाड़, और हमारा एक है जोगी धुआंधार।
नहीं तो आपका चेहरा कौन होगा बता दीजिए। अरे हमारा चेहरा है। नहीं अब 27 में आप कौन क्या होगा? बताइए, मायावती बड़ा चेहरा, वो हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री है। नहीं कोई इसके तो पर अरे आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाता है भाई, अरे मुख्यमंत्री बदल जाता है आपके यहाँ भाई, रातों रात बदल दिए जाते हैं। अब देखना उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदल गए, रातों रात बदल जाए, चुटकी में मुख्यमंत्री बदलते हैं आपके यहाँ। तभी तो जहाज लेके दौड़ रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस उनको है, तभी वो जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं। यह चुटकी बदल सकता है। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के रूट पर दुकानदार बताएंगे अपनी पहचान। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, ये चिंता की बात है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सबकी जात एक ही है, हिंदुस्तानी, सबका धर्म एक है, हिंदुस्तानी। देखिए, हर व्यक्ति को अपने का जो प्रोफाइल है वो हमेशा दुकानदार को इस बात को लिखना चाहिए कि हम कौन सा व्यवसाय, उसका मालिक कौन है। जिससे कभी कोई मिसहैपनिंग होने पर, कभी कोई घटना होने पर, तो वो आखिर किसके नाम FIR कराएगा अगर उसको कोई गलत सामान मिलता है या उसके खिलाफ कुछ होता है। तो हमेशा प्रोप्राइटर को अपने नाम को लिखना, यह हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कोई भी आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इस सरकारों में आपने देखा होगा हिंदू मुसलमान के जो राइट है वो खत्म हो गए हैं। पहले कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था ये सबको पता है, इसलिए उसका भेदभाव की बात करना बंद है। लेकिन प्रोप्राइटर को अपने नाम को लिखना और हम उसका समर्थन करने होना चाहिए। कांवड़ यात्रा हो या कोई और यात्रा हो, मैं समझता हूं कि उस यात्रा की वजह से नाम बदले जाएं, ये बहुत गलत है। और जो नाम है पहले से चले आ रहे हैं, उन नामों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देखिए, भारत देश एक शांति अमन का देश है। इसमें जो है कोई भी नहीं चाहता कि इसमें धर्म के नाम पे या किसी और जात के नाम पे, किसी भी नाम पे लड़ाई झगड़ा हो। शांति अमन बना रहना चाहिए, ये सब जानते हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर आप कह रहे हैं कि आप अपने इस यात्रा की वजह से वहां पे नाम लगाएं, तो ये मेरी समझ से गलत है। नाम के आगे जाति भी लिखे, जाति वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कावड़ यात्रा में हमेशा शांतिपूर्वक हमेशा रहा है। सब लोग सहयोग करते हैं। मैं जहाँ पढ़ा हूँ रुड़की से, कावड़ यात्रा हरिद्वार से निकल के वहाँ पे आती थी और बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ से निकल जाती थी। जो भी जात के, जो भी धर्म के लोग वहाँ रास्ते में जितने दुकान होती थी, सब पूरा सहयोग करते थे। चाय पानी नाश्ता भी कराते थे कावड़ियों को। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है। कोई इसका विरोध, राजनीतिक इशू है, राजनीतिक इशू बना रहे हैं। मैं एक पंक्ति में बोल देता हूं, ये इसलिए आवश्यक था कि अगर साफ और सच्चा है आपका ईमान, तो पहचान छुपाने के लिए क्यों दिल में उमड़ रहे हैं सेकुलर अरमान? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले, अगर आज़ादी से लें तो 70-75 साल से तो ये देश इस तरह चल ही रहा है। उसके पहले की बात मैं नहीं करता। अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसके पहले भी दुकानें थी, कांवड़ यात्राएं भी निकलती थी और तमाम तरह की यात्राएं निकलती रही हैं, तमाम शोभा यात्राएं निकलती हैं। अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखा जाए और उसके बाद उसका जाति धर्म लिखा जाए? मुझे नहीं लगता किसी को आवश्यकता थी। और शायद इस पर जो है, जो आपत्तियां लोगों की हैं, मुझे लगता है वो जायज है। दूसरी तस्वीर, बजट का हलवा तैयार करती निर्मला सीतारमण। देखिए, सवाल ये है कि हलवा तैयार कर रही है, अच्छा लग रहा है देखते हुए, लेकिन ये मीठा हलवा आम जनता तक भी मिठास पहुंचाए तो अच्छा है। आम जनता का कि पॉकेट में कुछ जाए, आम जनता को कुछ फायदा मिले, तब तो ठीक है। अगर ये हलवा कुछ चंद लोगों के लिए है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस बारे में इतना कहना चाहूँगा, मैं जिस समुदाय से नेतृत्व करता हूँ, जब से वित्त मंत्री हुई हैं तब से इस मछुआ समुदाय के लिए 41,500 करोड़ रुपया कम से कम उन्हें अनुदान देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए देने का काम किया, जो उपेक्षित समुदाय था। तो मैं इस बात को उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम पहली बार है कि ऐसे वित्त मंत्री ने स्पेशल मस्त मंत्रालय अलग किया। और ऐसे जो देश को आज़ाद कराने वाले थे और मुगलों अंग्रेजों के द्वारा उन्हें उजाड़े गए, कानून से उजाड़े गए, ऐसे परिवार जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी मतलब से प्रभावित जातियाँ थी, उनको उन्होंने विशेष योगदान देकर हलवा बन रहा बहुत अच्छी बात है, पर उस हलवे का बड़ा हिस्सा दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों के साथ साथ महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि निर्मला सीतारमण जी इस बात को ध्यान में रखेंगी। जी, बहुत अच्छी बात है, हलवा बन रहा है।
वित्त मंत्री जी बना रही हैं, लेकिन जो है जो उसकी दाम है, जिस तरह से वो जितना महंगाई आज हो गई है, वो आम आदमी आज हलवा केवल टीवी पे ही देख सकता है, उस फोटो में ही देख सकता है। अब अपने घर में हलवा बनाने के लिए उसे 1 महीने बचत करनी पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में अगर उसको हलवा बनाना है। इसमें एक लाइन ऐड कर दो, अगर हलवा पीडीए तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा आपने कहा कि उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पीडीए को मिले, तो उस हलवा का कोई मतलब है। देखिए, ये एक परंपरा है, जब बजट तैयार होता है और तैयार हो जाता है तो उसके बाद चूंकि बजट जब तैयार होता है तो पूरा वित्त मंत्रालय का सब बंद हो जाता है, कोई वहाँ जाता नहीं, कर्मचारी वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, ताकि बजट के प्रावधान लीक न हो जाए। और इसलिए उसके बाद हलवा खिला करके ये एक संदेश दिया जाता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हो गया है। मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जो है अपने बजट में वो नौजवानों का ध्यान रखेंगी, बेरोजगारी की जो समस्या है उसका कोई समाधान निकले इस बजट से, महंगाई का कोई समाधान निकले इस बजट से, और ये बजट देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए एक लाभकारी, एक अच्छा राहत देने वाला बजट हो, ये उम्मीद मैं करता हूँ। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि एक सर्वसमावेशी बजट के निर्माण का यह प्रतीक है, जो सर्वस्पर्शी वितरण करके ये दिखाएगा। और हलवा तक स्थिति तब पहुंची है कि आईएमएफ ने अभी हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करके 7% से ऊपर की है, जो वर्ल्ड की सारी बड़ी इकोनॉमीज में ज्यादा है। और अंदर लाइटर नोट कहूं, एक बिहार के बड़े प्रसिद्ध नेता थे जो एक जमाने में कहते थे अपना नाम लेके, अब आ गए अब हम खाएंगे हलवा, और किसी और का नाम लेके कहते फलाना खाएगा बलुआ। तो हमारे यहाँ हलवा बलुआ कोई नहीं, सब खाएंगे हलवा। आप समझ सकते होंगे किसके लिए कहा गया। अब देखो हलवा मिलता है कि नहीं, ये आदमी ताकते रह जाएगा, बंद हो गया है भैया, मिलेगा टीवी पे ही देख पाएंगे। नहीं, टीवी पे गरीब आदमी बेचारा गांव में देखता रहेगा। दलित शोषित के लिए जो आपने कहा कि हलवा वहां तक पहुंचे, तब तो अच्छा लगेगा खाने में। पता नहीं हलवा गायब भी हो जाए बीच में। अच्छा, ये बताइए, धन्यवाद हो गया, धन्यवाद हो गया। वो नहीं, धन्यवाद हलवा का जो है, बलुआ और हलवा का, हाँ, इनके चक्कर में धन्यवाद हो गया, हलवा आते आते रह गया।